सभी साथियों को नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछला टॉपिक उच्चारण स्थान जो कि यूपी टीईटी से संबंधित था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसको हमने खत्म किया था। और आज उपस्थित हैं आप सभी के सामने हम अधिगम के सिद्धांत, जो कि आप ये समझ लीजिए कि यूपी टीईटी में इससे 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आशा करेंगे कि सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो देखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि टॉपिक का नाम है अधिगम के सिद्धांत। क्या है टॉपिक का नाम? अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो साथियों, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। और जो अधिगम होता है ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? अधिगम अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कभी भी अधिगम रुकता नहीं है जीवन के किसी भी समय। मतलब हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब इसके बाद आगे इसमें देखते हैं क्या है। हिलगार्ड ने हिलगार्ड एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में, किसमें? थ्योरीज ऑफ लर्निंग में अनेक सीखने के सिद्धांतों के विषय में बताया है। किसने? हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में। तो ये हमें याद रखना है कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? हिलगार्ड की पुस्तक है। और इसमें जो सिद्धांत बताए हैं उनमें से 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। कितने? 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। तो उसमें जो पहला सिद्धांत है वो है थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। क्या है? थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। ठीक है। और थार्नडाइक ने जो ये सिद्धांत है इसके बारे में किस पुस्तक में बताया है? शिक्षा मनोविज्ञान। थार्नडाइक की एक पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बताया है। और इस सिद्धांत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जो हम आपको आगे भी बताएंगे कि क्या है सिद्धांत ये। तो पहला तो देखिए, पहला है थार्नडाइक का संबंधवाद। क्या है? थार्नडाइक का संबंधवाद, ये उसी का नाम है जो थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है। इसके बाद दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत। क्या है? संबंधवाद का सिद्धांत। इसके बाद तीसरा है उद्दीपक सिद्धांत। तीसरा क्या है? उद्दीपक सिद्धांत। और इसको हमने देखिए आपके सामने आगे अंग्रेजी में भी लिख दिया है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्योंकि इस नाम से ये पूछा जाता है शॉर्ट में। इसी को कहते हैं हम एसआर थ्योरी। क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी, इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं। और एसआर थ्योरी के नाम से ये सिद्धांत पूछा भी गया है कि किसने दिया है, तो आपको बताना है थॉर्नडाइक। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया है। और चौथा नाम है इसका सीखने का संबंध सिद्धांत। क्या है? सीखने का संबंध सिद्धांत। और इसके बाद प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या इसी को प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी को हम प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। और इतने नाम है इसके जो थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है। थार्नडाइक का संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इसी को एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सीखने का संबंध सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, या प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। अगर इन नामों में से किसी भी नाम से पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप सभी को याद रखने हैं कि वो सभी थार्नडाइक के सीखने के ही सिद्धांत हैं। इसके बाद इन्होंने कहा क्या है इस सिद्धांत के विषय में? तो इन्होंने कहा है सीखना संबंध स्थापित करना है। क्या है? सीखना संबंध स्थापित करना है। और संबंध स्थापित करने का कार्य करता कौन है? मनुष्य का मस्तिष्क। सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये हमें याद रखना है कि ये किसने कहा है। ये कथन है कि सीखना संबंध स्थापित करना है
और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये कहा है थॉर्नडाइक ने। किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। और इन्होंने जो ये परीक्षण था इस सिद्धांत का, ये एक भूखी बिल्ली पर किया। किस पर किया? भूखी बिल्ली पर किया इन्होंने इस परीक्षण को। और भूखी बिल्ली को क्या किया? पिंजरे में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया? पिंजरे में बंद कर दिया। और देखिए, भोजन उसके लिए किसका कार्य करता था? उद्दीपक का कार्य करता था। किसका कार्य करता था? उद्दीपक का। जो देखिए, भोजन रख दिया पिंजरे के बाहर, और भोजन क्या कार्य करता था? उद्दीपक का कार्य करता था। क्या कार्य करता था? उद्दीपक का कार्य करता था भोजन उसके लिए। और जिस कारण से उसमें क्या होती थी? उद्दीपक के कारण ही उसमें प्रतिक्रिया होती थी। क्या होती थी? प्रतिक्रिया होती थी। जैसे हमने भोजन देखा, पिंजरे पिंजरे के बाहर भोजन रखा हुआ है, बिल्ली ने जैसे ही देखा कि भोजन बाहर रखा हुआ है, और वो उसके लिए किसका कार्य करता था? उद्दीपक का कार्य। अब पिंजरे का जो दरवाजा था वो एक बटन के दबाने से खुलता था। तो बिल्ली ने क्या हुआ? प्रयास किया बार बार, तो कई बार गलती हो गई। मतलब प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने के बाद उससे क्या हुई? गलती हुई। और जब गलती हुई तो एक बार अचानक से क्या हो गया? वो बटन दब गया। क्या हुआ? वो जो बटन था वो दब गया। और जब बटन दब गया तो हुआ क्या? पिंजरा खुल गया। और जैसे ही पिंजरा खुला तो बिल्ली ने भोजन खाया। और जब बिल्ली ने भोजन खाया, और उसके पास बार बार ये रख दिया जाता था, और इस तरीके से बिल्ली सीख गई कि इस बटन के दबाने से ये पिंजरा खुलेगा, और पिंजरा जैसे ही खुल जाएगा मुझे भोजन मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिद्धांत क्या है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है। भोजन उसके लिए उद्दीपक का काम करता था, जिससे उससे प्रतिक्रिया मिलती थी। तो इसके बाद अब आते हैं दूसरे सिद्धांत में, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। क्या है? संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। क्या कहते हैं? कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। अब देखिए, इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था आईपी पावलोव ने। किसने किया था? आईपी पावलोव ने किया था। और इन्होंने कहा कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। क्या कहा इन्होंने? सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया अनुक्रिया है। ये याद रखना है। और इन्होंने देखिए उदाहरण क्या दिया? इस संदर्भ में पावलोव ने बताया कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। ठीक है। और अभी हमने पहले बताया था कि बिल्ली के लिए भोजन किसका कार्य करता था? उद्दीपक का कार्य करता था। तो यहाँ भोजन एक क्या है? स्वाभाविक उत्तेजक या उद्दीपक है। और कुत्ते के मुंह से लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया या सहज क्रिया है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं संबद्ध सहज क्रिया। क्या कहते हैं? संबद्ध सहज क्रिया या संबद्ध प्रतिक्रिया, इसी को हम कहते हैं। तो इन्होंने जो ये सिद्धांत है किस पर दिया? पावलोव ने कुत्ते पर दिया। किस पर दिया? कुत्ते पर ये सिद्धांत दिया। और कुत्ते के गले में क्या है कि सॉरी, उन्होंने क्या किया कि यह सिद्धांत कुत्ते पर किया, और कुत्ते को भोजन देने से पहले क्या हुआ? कुछ दिन घंटी बजाई। और जब कुछ दिन घंटी बजाई तो हुआ क्या? कुत्ते को पता चला कि जब ये घंटी बज रही है, क्या? जब ये घंटी बज रही है तो यहाँ पर भोजन आ जाता है, तो उसे भोजन मिलता है। ठीक है ना? तो कुत्ता इस क्रिया के प्रति सहज हो गया था कि अब ये घंटी बजेगी और मुझे भोजन मिलेगा। और इसी को संबद्ध सहज क्रिया पावलोव ने बताया। तो ये सिद्धांत कुत्ते पर किया गया था। और आगे आते हैं तीसरे सिद्धांत पर। तीसरा सिद्धांत है प्रबलन सिद्धांत। क्या है? प्रबलन सिद्धांत, जो कि सी.एल. हल ने दिया था। किसने दिया था? सी.एल. हल ने। और किस पर दिया था? बंदर पे दिया था। किस पर दिया था? बंदर पे दिया था। आगे आपको मिलेगा। इन्होंने बताया क्या? सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। क्या है? सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। इसका अर्थ क्या है? यदि किसी व्यक्ति को
अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है, या यदि किसी कार्य से किसी वस्तु की या किसी वस्तु मिलती है किसी व्यक्ति को, या किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूरी होती है तो वह उस कार्य को सीख लेता है। तो उन्होंने यही बताया सीएल हल ने कि सीखने का जो आधार है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसे सीख लेता है। ये हमें याद रखना है। और ऊपर मैंने आपको बताया कि सीएल हल ने अपना प्रयोग एक बंदर में किया। इसके बाद चौथा सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। क्या है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन है? स्किनर है। कौन है? स्किनर। तो इस सिद्धांत में स्किनर ने दो प्रकार की क्रियाओं के विषय में बताया। एक है क्रिया प्रसूत और दूसरी है उद्दीपन प्रसूत। ठीक है। और जो ये क्रियाएं थी इन्होंने बताया कि किसकी वजह से होती हैं? उद्दीपन के द्वारा होती है। किसकी वजह से होती हैं? उद्दीपन के द्वारा होती हैं। और उद्दीपन का अर्थ इधर क्या होता है? अभिप्रेरणा। क्या होता है? अभिप्रेरणा। मतलब अगर किसी चीज के लिए हमें अभिप्रेरणा उत्पन्न हो रही है तो उससे हम क्या करते हैं? सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे अगर एक साधारण उदाहरण हम आपको दें तो साधारण उदाहरण में क्या है कि हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत आगे होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो पीछे होते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके अंक देखकर जो थोड़ा सा बच्चा कमजोर होता है वो उनसे सीखने का प्रयास करता है कि मेरे भी उनके बराबर अंक आए। तो ये अभिप्रेरणा हो गई और अभिप्रेरणा से ही हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। और स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहों पर किया। किस पर किया? स्किनर महोदय ने अपना प्रयोग चूहों पर किया, जो कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत था। इसके बाद अगला सिद्धांत है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, वर्दीमर व कोफका ने किया। किसने किया? कोहलर, वर्दीमर या कोफका ने किया। और इनको गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी। क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी भी इनको कहते हैं। और इस सिद्धांत में बताया गया कि हम कुछ कार्यों को करके सीखते हैं और कुछ कार्यों को दूसरों को करते हुए देखते हुए सीखते हैं। ठीक है। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वयं अपने आप भी सीख जाते हैं और इसी को हम कहते हैं सूझ द्वारा सीखना। इसी को हम क्या कहते हैं? सूझ द्वारा सीखना। ठीक है। ये बताया कोहलर ने और इन्हीं को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और इन्होंने लिखा है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तत्कालिक ज्ञान है। ये किसने कहा है? कोहलर ने। कोहलर ने कहा है सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तत्कालिक ज्ञान है। यह हमें याद रखना है। और इन्होंने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था। किस पर किया था? वनमानुष पर किया था। और इस सिद्धांत पर था क्या? इस सिद्धांत पर इन्होंने 6 वनमानुषों को एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है। क्या था? 6 वनमानुषों को एक कमरे में बंद कर दिया और छत में कमरे की एक केला लटका दिया। कुछ दूर पर एक बॉक्स रख दिया। वनमानुषों ने उछलकर केले को प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। उनमें से एक जो वनमानुष था उसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। तो सुल्तान नाम के वनमानुष ने पहले तो वो इधर उधर घूमा और उसके बाद जो बॉक्स रखा था उसको खिसका के छत के नीचे लटके केले के पास ले गया और उस पर खड़े होकर, बॉक्स पर खड़े होकर केले प्राप्त कर लिए। तो उसके इन कार्यों से क्या सिद्ध हुआ कि उसमें सूझ थी। सूझ का मतलब समझ थी। क्या थी? समझ थी, जिस वजह से उसने केले को प्राप्त कर लिया या उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो ये था सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। तो साथियों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है और आशा है सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और मिलते हैं
आपसे अगले टॉपिक के साथ में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तब तक सभी लोग अपनी तैयारी इसी प्रकार करते रहिए। नमस्कार।